नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप सभी को मेरी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। अपने बात की शुरुआत मैं माखनलाल चतुर्वेदी की उस कविता से करना चाहूँगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। जिस देश में फूलों की ये अभिलाषा हो, जिस देश में कवियों की ये अभिलाषा हो, वह देश अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता है। हमारे देश में अंग्रेज व्यापार करने के इरादे से आए थे हमारे मेहमान बनकर, लेकिन हमारे आपसी फूट और रंजिश का फायदा उठाकर वो हम पर ही अपना आधिपत्य जमा बैठे और इसमें उनका साथ दिया हमारे देश के छुपे हुए कुछ गद्दारों ने, कुछ मीर जाफर और जयचंदों ने। हमारा देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। इतिहास से सबक लेने वाली बात है कि भारत को बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा नहीं रहा है जितना कि अपने ही देश में छुपे हुए गद्दारों से रहा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास बैरकपुर छावनी में श्री मंगल पांडे द्वारा किया गया, जिन्होंने गाय की चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और जब अंग्रेज अफसर ने उनके साथ जबरदस्ती की तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और वहीं से 1857 का क्रांति भड़क चुका था। वो ज्वाला लपलपा रही थी और उसमें अपने प्राणों की आहुति दिया तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने। कुछ कारणों से और अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण 1857 की वो क्रांति असफल रही। दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर भारत के एक वकील मोहनदास करमचंद गांधी को इनके काले रंग के कारण अंग्रेजों ने अपनी बोगी से उठाकर बाहर फेंक दिया। वहीं से जन्म होता है गांधी का। उस दिन गांधी ने शपथ लिया कि जिस तरह से तुमने मुझे अपने ट्रेन की बोगी से उतार कर फेंका है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और गांधी जी उसके बाद भारत लौट आए और इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अपने सत्य और अहिंसा के हथियार से। सन 1929 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की मुखालफत किया तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय इस लाठी चार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। वो शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़े हुए एक एक लाठी के निशान अंग्रेजों की सत्ता में ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। यानी पीठ पर पड़ी हुई एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कील साबित होगा। और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। ये बात भारत के उस नौजवान से बर्दाश्त नहीं हुआ जो लाला लाजपत राय को बहुत आदर के साथ देखता था। उनके इस संघर्ष में उनका एक फॉलोअर था। उसने उसी समय कसम खाई कि अंग्रेजी बर्बर हुकूमत को एक न एक दिन वो सबक सिखा कर रहेगा। और उसने कुछ दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और असेंबली में बम विस्फोट करके असंवेदनशील और बहरी अंग्रेजी सरकार के कानों के पर्दे खोल दिए। आज उस नौजवान को दुनिया शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया और अपने प्राणों की आहुति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दे डाला। उन्होंने करोड़ों नौजवानों को इंस्पायर किया, करोड़ों नौजवानों को प्रेरित किया
कि वे भी अपने लालच, मोह, माया को छोड़कर आएं और आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए एक खौफ थे और अंग्रेज उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी कीमत पर उनको छोड़ना नहीं चाहते थे और भगत सिंह बचना भी नहीं चाहते थे। वो एक प्रेरणा के स्रोत बनना चाहते थे ताकि जो युवा घरों में बैठे हुए हैं वो भारत की आज़ादी के लिए बाहर आएं, अपने प्राणों को न्यौछावर करें, परवाह मत करें किसी भी चीज़ की, क्योंकि सबसे जरूरी उस समय भारत का आज़ाद होना था। चरखे से नहीं लड़ा जाता सीमा पर सोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घनघोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है और एटम बम से रक्षा केवल एटम बम कर सकता है। ये बात सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ चुकी थी और उन्होंने अंग्रेजों के समानांतर एक पैरेलल आर्मी का गठन करने का सोचा। वे छुपते छुपाते बचते बचाते किसी तरीके से जर्मनी पहुंचे। वहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के वार प्रिजनर थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया, उनको साथ लेकर एक सेना बनाने का उन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन किसी वजह से वो उस सेना को लेकर वापस हिंदुस्तान नहीं आ सके। फिर वहाँ से उन्होंने जापान की मदद लिया और सिंगापुर में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और 60,000 सैनिकों को लेकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर धावा बोल दिया। वे लड़े बहुत बहादुरी से, क्योंकि उनके पास उतने साजो सामान नहीं थे और अंग्रेज़ों के पास रसद, हथियार सब कुछ मौजूद था। बाद में जापानी आर्मी ने भी उनका उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था और वो अटैक उतना सफल नहीं रहा, लेकिन इससे अंग्रेज काफ़ी डर गए थे। वो चौंक गए थे कि भारत में कोई ऐसा भी है जो उनकी जड़ें खोद सकता है, उनकी कब्रें खोद सकता है और उनके ऊपर से पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत की जनता का आक्रोश, भगत सिंह का बलिदान और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी का सत्य और अहिंसा को लेकर चल रहा आंदोलन, भारत में उभरा स्वदेशी आंदोलन, इन सब की वजह से अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर देने में ही भलाई समझी। लेकिन अपनी कुटिल चाल वो चल ही गए और भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक भारत और 14 अगस्त को बना पाकिस्तान। पाकिस्तान का उदय भारत विरोधी नीतियों के ही कारण हुआ। वो भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी डिमांड थी कि उनको एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि भारत में दो कल्चर हैं, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। इसी सोच पे जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड की और अंग्रेजी हुकूमत ने एक पाकिस्तान बनाकर उनको दे दिया। पाकिस्तान का जन्म भारत विरोध के नाम पर हुआ है, यानी पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत का विरोध है और आज भी हम अपने उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, अथवा 90 के दशक में शुरू हुआ आतंकवाद। हम हर क्षण पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं और उसका साथ दे रहा है चीन, जो कि अपने साम्राज्यवादी सोच की वजह से भारत की जमीन को हड़पना चाहता है। पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस भारत के लिए बहुत खतरनाक है और इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। हमको अपनी जाति, पात, मजहब को भुलाकर इन दोनों विरोधी ताकतों से निपटना पड़ेगा सख्ती के साथ। भारत हर क्षण अपने दो विरोधी देशों के साथ, पाकिस्तान और चीन का क्षण क्षण हर मोर्चे पर सामना कर रहा है। इसमें पूरे भारत की जनता को एक साथ आना चाहिए, अपने जाति, पात, धर्म और मजहब को भूलकर एक साथ आकर
इस चुनौती का सामना करना चाहिए। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो वीर और साहसी राम, वो कृष्ण जिन्होंने कंस जैसे राक्षस का संहार किया था और धरती पर जब अत्याचार बढ़ गया था तो उन्होंने कौरवों का संहार पांडवों से करवाया था। राम ने रावण को उसी की माद में घुस के मारा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य से हमें सीख लेने की जरूरत है। सम्राट अशोक जैसा चक्रवर्ती शासक जिसने लगभग भारत के आस पड़ोस के सभी कंट्रीज को परास्त किया और भारत का दूर दूर तक उसने ध्वज फहराया, विजय पताका फहराई, उससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। आज हमें महाराणा प्रताप से सीखना है। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर और वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और इनके जैसा अडिग रहना होगा, इनके जैसा अटल रहना होगा। देश के ऊपर आंच नहीं आने देनी होगी। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल भुजाएं हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है और सागर इसके पग पखारता है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बूंद बूंद गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। जय हिंद।